This is 14th January session of the Hindu newspaper analysis session, in which we will discuss mainly three issues. The first issue is Trump card, global politics and outcomes for India. The second issue is related to cervical cancer and ovarian cancer. The third issue is related to PM Kisan Samman Nidhi Yojana. So let's discuss all the issues in detail. The Trump card, global politics and outcomes for India. Why news? In January 2025, Donald Trump will be sworn in as the 47th President of United States of America. इस मंथ डोनाल्ड ट्रंप यूएस के 47th प्रेसिडेंट के रूप में स्वर्न इन यानी शपथ ग्रहण करेंगे। मिस्टर ट्रंप एंड साउथ एशिया आउटलुक। मिस्टर ट्रंप का साउथ एशिया को लेकर क्या आउटलुक रहा है? नंबर वन, क्यूरोसिटी एंड नर्वसनेस इन मैनी कंट्रीज। कुछ कंट्रीज के अंदर क्यूरोसिटी है, कुछ कंट्रीज के अंदर नर्वसनेस है, बिकॉज इनका ये सेकेंड टर्म होगा एज ए प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। नंबर टू, साउथ एशिया इज लाइकली टू ऑफर अ डिस्टिंक्ट कॉन्टिन्यूटी। साउथ एशिया में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये डिस्टिंक्ट कॉन्टिन्यूटी ऑफर कर सकते हैं। नंबर थ्री, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। कुछ अपॉर्चुनिटीज कुछ चैलेंजेस यहाँ पर मिक्सअप हो सकते हैं। नंबर फोर, कन्फ्रंटेशनल अप्रोच टू चाइना। चाइना के साथ इनका कन्फ्रंटेशनल अप्रोच रहा है। नंबर फाइव, हिज इरेटिक डिसीजंस। इनका डिसीजन मेकिंग करने का जो नेचर वो इरेटिक है, इसका भी साउथ एशियन कंट्रीज पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। नंबर सिक्स, प्रोमिस ऑफ ब्रिंगिंग पीस बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। रशिया एंड यूक्रेन के बीच पीस मेकिंग करने का इन्होंने प्रोमिस किया था इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद। इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो वॉर चल रहा है काफ़ी हद तक जो कंट्रोल किया जा सकता है। नंबर वन, क्यूरोसिटी एंड नर्वसनेस इन मैनी कंट्रीज। Mr. Trump's re-election and subsequent return to office have triggered curiosity and nervousness in many countries. मिस्टर ट्रम्प का री-इलेक्ट किया जाना एंड ऑफिस पर सब्सिक्वेंट रिटर्न होना मैनी कंट्रीज के अंदर क्यूरोसिटी एंड नर्वसनेस ट्रिगर कर रहा है। नंबर टू, इन साउथ एशिया ही इज लाइकली टू ऑफर अ डिस्टिंक्ट कंटिन्यूटी। His ideology and foreign policy goals will continue to push for increased cooperation, collaboration, and consultation with India in South Asia. मिस्टर ट्रम्प की आइडियोलॉजी एंड फॉरेन पॉलिसी गोल साउथ एशिया में स्पेशली इंडिया के अंदर कॉपरेशन, कोलैबोरेशन, कंसल्टेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। नंबर थ्री, न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। इवन एज हिज लीडरशिप स्टाइल, डिसीजन मेकिंग नेचर एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स विल प्रोवाइड न्यू अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। बिकॉज मिस्टर ट्रम्प का लीडरशिप स्टाइल, डिसीजन मेकिंग नेचर एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स, इसका जो नेचर है वो साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों क्रिएट करने का काम करेगा। नंबर फोर, मिस्टर ट्रम्प्स कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच टू चाइना विल ऑल्सो पुट साउथ एशियन कंट्रीज अंडर मोर प्रेशर। मिस्टर ट्रम्प का चाइना के साथ कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच रहा है। इस कॉन्फ्रंटेशनल अप्रोच की वजह से साउथ एशियन कंट्रीज के ऊपर एक प्रेशर पुट हो सकता है। Number five, given his erratic decisions, Washington will likely to be less tolerant of South Asian countries agency. Because मिस्टर ट्रम्प का नेचर erratic डिसीजन वाला है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि साउथ एशियन कंट्रीज एजेंसी के प्रति ये जो अब न्यू एडमिनिस्ट्रेशन होगा वॉशिंगटन का, वो लेस टॉलरेंट हो सकता है। नंबर सिक्स, मिस्टर ट्रम्प्स promise of bringing peace between Russia and Ukraine and resolving the crisis in West Asia, if successful, will help weaken South Asian economies to overcome their food and fuel inflationary pressure. मिस्टर ट्रम्प ने अपने फर्स्ट टर्म में प्रॉमिस किया था कि इलेक्शन कंपेन के ड्यूरिंग प्रॉमिस किया था कि रशिया एंड यूक्रेन के बीच जो वॉर चल रहा है पीस मेकिंग इसमें इस्टेब्लिश ये करेंगे, और वेस्ट एशिया में जो क्राइसिस चल रहे हैं उसको रिजोल्व करने के लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था। अगर यह सक्सेस हो जाता है तो साउथ एशियन इकोनॉमीज को यहाँ पर ओवरकम किया जा सकता है, बिकॉज साउथ एशियन इकोनॉमीज इन्फ्लेशनरी प्रेशर फील कर रही हैं। फैक्टर्स इन यूएस इंडिया टाइज। इंडिया यूएस टाइज के कुछ फैक्टर्स हैं, उन पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। India and the US have enjoyed an upward trajectory in their relations as US acknowledging India's leadership in the South Asian region. इंडिया और यूएस के बीच जो रिलेशंस रहे हैं वो ऑलवेज अपवर्ड
ट्रेजेक्ट्री के फॉर्म में रहे हैं, बिकॉज यूएस ने इंडिया को साउथ एशियन रीजन का एक एज ए लीडरशिप कंट्री इंडिया को डिक्लेयर किया है। साउथ एशियन रीजन का एक लीडर के रूप में इंडिया को यूएस ने यहाँ पर डेजिग्नेट किया हुआ है। यूएस लेबल्ड इंडिया एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इन 2009। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन 2021-2024 हैज फॉलोड अ सिमिलर आउटलुक। इंडिया ने यूएस ने 2009 में इंडिया को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर लेबल किया था। 2009 के बाद भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि 2021 से 2024 तक रहा था, सिमिलर आउटलुक फॉलो करते हुए दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को मेंटेन करके इसने रखा। इंडिया जो स्ट्रेंथन देयर कोऑपरेशन अगेंस्ट चाइना with China's encouraging aggressiveness and assertiveness. India and the US have strengthened their engagement and cooperation. चाइना साउथ ईस्ट एशियन रीजन के अंदर अपना असर्टिवनेस एंड एग्रेसिवनेस इंक्रीज कर रहा है। इसको काउंटर करने के लिए इंडिया और यूएस दोनों ने अपने कोऑपरेशन एंड एंगेजमेंट को स्ट्रेंथन किया है। थ्रू इट्स इंडो-पैसिफिक स्ट्रेटजी, द यूएस वांट्स टू सप्लीमेंट इंडियाज रीजनल लीडरशिप टू काउंटर चाइना एंड मेंटेन द वैल्यूज बेस्ड ऑर्डर। यूएसए अपना इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के थ्रू इंडिया के रीजनल लीडरशिप को सप्लीमेंट करना चाहता है, बिकॉज यूएसए मानता है कि ग्लोबल साउथ, स्पेशली साउथ एशियन रीजन के अंदर इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर है। यूएसए इंडिया को एज ए साउथ एशियन रीजनल लीडरशिप, इसको चाइना से काउंटर करने के लिए एक सप्लीमेंट प्रोवाइड कराना चाहता है और चाहता है कि वैल्यू बेस्ड ऑर्डर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर होना चाहिए। बोथ कंट्रीज कॉपरेशन ऑन मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट। यूएस कॉरपोरेशन विद इंडिया ऑन द मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट इन नेपाल एंड हेल्पिंग श्रीलंका आउट ऑफ इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिकेट दिस ग्रोइंग कॉपरेशन। यूएस ने इंडिया के साथ मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन के साथ कोऑपरेट किया है। एमसीसी मिलेनियम चैलेंज कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट नेपाल के अंदर ये इस्टेब्लिश किया गया है और श्रीलंका को भी इन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस के ड्यूरिंग हेल्प किया है, जो कि दोनों कंट्रीज के बीच में, इट मीन्स इंडिया और यूएस और इंडिया के बीच में ये कॉपरेशन जो ग्रो हो रहा है उसको इंडिकेट करता है, बिकॉज इंडिया और यूएस दोनों कंट्रीज ने श्रीलंका को इकोनॉमिक क्राइसिस से फाइट करने के लिए हेल्प की थी। Mr. Biden's passive relation with Pakistan after withdrawing from Afghanistan helped India and the US foster a mutual vision for the region. मिस्टर बाइडेन का पाकिस्तान को लेकर पैसिव रिलेशंस रहे हैं और यूएस जब से अफगानिस्तान से अपने आप को विड्रॉ किया है, इससे इंडिया को कहीं ना कहीं हेल्प मिली है कि इंडिया और यूएस दोनों अपने म्यूचुअल विजन्स को रीजन के अंदर फोस्टर कर पाए हैं। इंडिया ऑब्जेक्टिव टू कोऑपरेट विद यूएस इज टू पुश बैक चाइना। इंडिया और यूएस के बीच जो कोऑपरेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो चाइना को पुश बैक करना है। न्यू दिल्लीज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिंग विद यूएस टू पुश बैक अगेंस्ट चाइना एंड आफ्टर अल्टरनेटिव डेवलपमेंट पार्टनरशिप। न्यू दिल्ली का यूएस के साथ कोऑपरेटिंग करने का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो चाइना के अगेंस्ट चाइना को पुश बैक करना है। इंडिया यूएस हैव डिफरेंट अप्रोच ऑन बांग्लादेश एंड म्यांमार। इंडिया और यूएस दोनों के अप्रोच बांग्लादेश एंड म्यांमार कंट्री को लेकर डिफरेंट है। While India supported the Sheikh Hasina government in Bangladesh and pragmatically engaged with Myanmar's Janata, the US pressured both regimes, including imposing targeted sanctions. इंडिया, बांग्लादेश और म्यांमार, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना गवर्नमेंट का सपोर्ट रहा है, म्यांमार की मिलिट्री जनता के साथ इंडियन गवर्नमेंट का एंगेजमेंट रहा है, बट इन दोनों कंट्रीज को लेकर यूएस का जो अप्रोच रहा है वो काफ़ी अगेंस्ट रहा है इंडिया के। यूएस ने इन दोनों कंट्री के रिजाइम के ऊपर कुछ प्रेशर्ड और कुछ टारगेटेड सैंक्शंस इम्पोज कर रखे हैं। दिस प्रेशर नज्ड देम क्लोजर टू चाइना। बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर यूएस के इन प्रेशर की वजह से दोनों कंट्रीज चाइना की तरफ इंक्लाइंड हुए हैं। इम्पैक्ट ऑन इंडिया यूएस रिलेशन ड्यू टू रशिया एंड अडानी इशू।
रसिया एंड अडानी इशू की वजह से भी इंडिया और यूएस के रिलेशंस काफ़ी इफेक्ट हुए हैं। Sanctioning Indian firms for collaborating with Russia and accusation of corruption against the Adani Group has faltered two Indian projects in Sri Lanka, leaving India to face the consequence of the decision. बिकॉज इंडिया और रसिया का जो पार्टनरशिप है, बायलैटरल रिलेशंस है, वो काफ़ी ग्रो कर रहे हैं। इस वजह से यूएस ने कुछ इंडियन फर्म्स को यहाँ पर सैंक्शन किया है कि वो रशियन फर्म्स के साथ कोलैबोरेट नहीं करेंगे। इसके बाद अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कुछ करप्शन चार्जेस लगाए गए हैं यूएस की तरफ से। इसकी वजह से भी इंडिया और यूएस के बीच रिलेशंस काफ़ी अफेक्टेड हुए हैं और इंडिया के श्रीलंका के अंदर कुछ प्रोजेक्ट्स फॉल्टर हुए हैं, स्पेशली 2 प्रोजेक्ट्स यहाँ पर फॉल्टर हुए हैं। इन प्रोजेक्ट्स या फिर इंडिया और यूएस के बीच जो इम्पैक्ट पड़ा है, इसकी वजह से दोनों कंट्रीज के रिलेशंस अफेक्ट हुए हैं। Each year, January month is celebrated as Cervical Cancer Awareness Month. In this article, we will discuss about various causes of cervical cancer. We will also discuss about how to prevent cervical cancer. So let's discuss the issue in detail. Why in which India recorded 14.7 lakh cancer cases in 2022 and this number is projected to go up to 15.7 lakh in 2025. 2022 में इंडिया ने अबाउट 14.6 लाख कैंसर केसेस यहाँ पर रिकॉर्ड किए थे और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2025 में ओवरऑल 15.7 लाख कैंसर केसेस इंडिया के अंदर होंगे। इन 2022 इंडिया रजिस्टर्ड ओवर 9 लाख कैंसर डेथ। 2022 में इंडिया के अंदर कैंसर की वजह से अबाउट 9 लाख डेथ हुआ। इन इंडिया सर्विकल कैंसर इज सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अबाउट आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर के बाद सर्विकल कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। इट मीन्स इंडिया में सबसे ज़्यादा पेशेंट ब्रेस्ट कैंसर के, उसके बाद सेकेंड नंबर पर सर्विकल कैंसर आता है। ईच ईयर जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज सर्विकल कैंसर अवेयरनेस मंथ एंड इंटरनेशनल HPV अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 4। ईच ईयर जनवरी मंथ को सर्विकल कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल HPV अवेयरनेस डे March 4 को सेलिब्रेट किया जाता है। सितंबर इज सेलिब्रेटेड ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ। सितंबर मंथ को ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पर जाना जाता है। ओवेरियन कैंसर एंड सर्विकल कैंसर बोथ अफेक्ट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बट दे हैव डिफरेंट सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट। ओवेरियन कैंसर एंड सर्विकल कैंसर बहुत फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, बट दोनों के सिम्टम्स, कॉजेज एंड ट्रीटमेंट काफ़ी डिफरेंट होते हैं। व्हाट इज सर्विकल कैंसर? Cervical cancer is cancer that begins on the surface of women's ovary cervix, the lowermost part of uterus. Cervical cancer वुमेन के ओवरी सर्विक्स के सरफेस पर बिगिन होता है, जो कि यूटेरस का लोअर मोस्ट पार्ट है। पिक्चर में हम देख सकते हैं। सर्विकल कैंसर्स कैन सीरियसली अफेक्ट वुमेन्स हेल्थ। सर्विकल कैंसर वुमेन की हेल्थ को सीरियसली अफेक्ट कर सकता है। विद HPV वैक्सीनेशन इट कैन बी प्रिवेंटेड। अगर प्रॉपरली HPV वैक्सीनेशन कराया जाए, सर्विकल कैंसर या ओवेरियन कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। सर्विकल कैंसर इज फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर अमंग वुमेन वर्ल्ड वाइड, क्लेम्स द लाइफ ऑफ मोर देन 3 लाख वुमेन एवरी ईयर और 1 लाइफ एवरी 2 मिनट्स। बात अगर सर्विकल कैंसर की वर्ल्ड लेवल पर की जाए तो वर्ल्ड में फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है, जबकि इंडिया में सेकंड कॉमन कैंसर है। सर्विकल कैंसर की वजह से वर्ल्ड के अंदर एवरी ईयर 3 लाख वुमेन का डेथ होता है। इट मीन्स एवरी 2 मिनट्स में एक वुमेन का डेथ सर्विकल कैंसर की वजह से होता है। 9 आउट ऑफ 10 वुमेन डाइंग ऑफ सर्विकल कैंसर लिव इन लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। सर्विकल कैंसर की वजह से 10 में से 9 वुमेन लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से बिलोंग करती हैं। इट मीन 10 में से 9 वुमेन का जो डेथ होता है सर्विकल कैंसर की वजह से, वो लोअर एंड मिडिल इनकम कंट्रीज से बिलोंग करती है। इन इंडिया सर्विकल कैंसर इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर। इंडिया की अगर बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर टॉप पर है, जबकि सर्विकल कैंसर सेकंड नंबर पर है। व्हाट आर कंसर्न्स?
Given the country's population size, about 500 million women above the age of 15 are at risk of cervical cancer. कंट्री के पॉपुलेशन साइज को देखते हुए इंडिया के अंदर अबाउट 500 मिलियन वुमेन, इट मीन्स अबाउट 50 करोड़ वुमेन जो कि 15 टू 59 ईयर्स के अंदर आती हैं, इन्हें सर्विकल कैंसर का बहुत ज़्यादा रिस्क है. इफ देर इज नो एक्शन टेकन, द नंबर ऑफ केसेज एंड डेथ्स फ्रॉम सर्विकल कैंसर आर प्रोजेक्टेड टू राइज सिग्निफिकेंटली इन फ्यूचर. अगर सर्विकल कैंसर को एलिमिनेट करने के लिए इनिशिएटिव्स टेकन नहीं किए जाते हैं तो ये इसकी वजह से होने वाले डेथ्स का नंबर बहुत ज़्यादा राइज हो सकता है. और इन फ्यूचर ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है. विद द करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ सर्विकल कैंसर ऑफ ऑल एजेस इन इंडिया इन 2040 एस्टिमेटेड टू बी 1,91,347, एन इंक्रीज ऑफ 54% ओवर द नंबर ऑफ न्यू केसेस रिपोर्टेड इन 2020. करंट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जिस तरह से हो रहा है, इस ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक सर्विकल कैंसर के केस इंडिया के अंदर 1,97,347 ईयरली आएंगे. इट मीन्स 2020 के कंपेयर में 54% ज़्यादा केसेस 2040 में सर्विकल कैंसर के शो हो सकते हैं इंडिया के अंदर. स्ट्रेटेजी फॉर प्रिवेंशन सर्विकल कैंसर. सर्विकल कैंसर से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है. WHO 90-70-90 स्ट्रेटेजी. WHO की यहाँ पर सर्विकल कैंसर से प्रिवेंशन के लिए 90-70-90 स्ट्रेटेजी ये इनिशिएटिव्स लिया गया है WHO के थ्रू. WHO strategy outline a 90-70-90 triple pillar intervention to the implementation by 2030 with an additional focus on high quality healthcare and equitable healthcare services. WHO ने 90-70-90 स्ट्रेटेजी, ये एक ट्रिपल पिलर इंटरवेंशन है WHO की तरफ से और 2030 तक इसमें कुछ टारगेट्स रखे गए हैं. इस स्ट्रेटेजी के अंदर हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज सर्विकल कैंसर पेशेंट को प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड इक्विटेबल हेल्थ केयर सर्विसेज को इंश्योर किया जाएगा. द इंटरवेंशन टारगेट आर 90% ऑफ गर्ल्स मस्ट बी फुल्ली वैक्सीनेटेड विद HPV वैक्सीन बाय द एज ऑफ 15. 90-70-90 स्ट्रेटेजी के अंदर 90 का क्या मीनिंग है, 70 का क्या मीनिंग है, उसके बाद 90 का क्या मीनिंग है. इसमें फर्स्ट 90 जो है वो उसका मीनिंग है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 90% गर्ल को HPV वैक्सीनेशन यहाँ पर लगाया जाएगा. 70% of women must be screened using a high performance screening test by the age of 35 and again by 45. 70 का मीनिंग इसमें यह है कि 70% वुमेन का यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा जिनकी एज 35 है. उसके बाद 45 एज तक के यहाँ पर वुमेन को चूज किया जाएगा. Again, 90% of women detected with cervical pre-cancer and cancer lesions must receive treatment and care. सर्विकल कैंसर डिटेक्टेड वुमेन यानी फर्स्ट फेज के थ्रू जितना सर्विकल कैंसर, सेकंड फेज के थ्रू जितना भी फर्स्ट और सेकंड फेज के थ्रू जितना भी सर्विकल कैंसर डिटेक्टेड वुमेन हुई, इनका 90% वुमेन या गर्ल्स को इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट एंड केयर प्रोवाइड कराया जाएगा. ये 90-70-90 स्ट्रेटेजी का पार्ट है. HPV वैक्सीन इन इंडिया. इंडिया के अंदर HPV वैक्सीन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. द HPV वैक्सीन वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 2008. 2008 में इंडिया के अंदर HPV वैक्सीन इंट्रोड्यूस किया गया था. इट वॉज रिकमेंडेड फॉर इंक्लूजन इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन 2023. 2023 में HPV वैक्सीनेशन को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करने के लिए रिकमेंड किया गया था. द वैक्सीन नाउ अवेट्स नेशनल लॉन्च. अभी HPV वैक्सीन का नेशनल लेवल पर लॉन्च नहीं किया गया है. रिसर्च इंडिकेट दैट द HPV वैक्सीन इज नॉट वाइडली एक्सेसिबल टू ऑल गर्ल्स अक्रॉस इंडिया. एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिकेट किया गया है कि इंडिया के अंदर ऑल गर्ल्स तक HPV वैक्सीन एक्सेसिबल नहीं है. करंटली इट इज अवेलेबल इन प्राइवेट मार्केट एट ए सिग्निफिकेंट आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट. करंटली इंडिया के अंदर HPV वैक्सीन प्राइवेट मार्केट के अंदर अवेलेबल है जिसका कॉस्ट बहुत हाई है. अबाउट ओवेरियन कैंसर. September is National Ovarian Cancer Awareness Month. Each year, September month
ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ओवेरियन कैंसर इज ऑफन कॉल्ड अ साइलेंट किलर बिकॉज इट्स सिम्टम्स आर नॉन स्पेसिफिक एंड लेस सीरियस कंडीशंस दैट लीड टू लेट diagnosis एंड अ पुअर प्रोग्नोसिस। ओवेरियन कैंसर एक साइलेंट किलर के तौर पर जाना जाता है बिकॉज इसके सिम्टम्स नॉन स्पेसिफिक होते हैं एंड लेस सीरियस कंडीशन वाले होते हैं। नॉन स्पेसिफिक एंड लेस सीरियस कंडीशन की वजह से इसका डायग्नोसिस काफ़ी डिले हो जाता है और बाद में ये कैंसर काफ़ी ग्रो कर चुका होता है। इंडिया ओवेरियन कैंसर कम्स इन टॉप 3 कैंसर्स कंट्रीब्यूटिंग टू 6.6% ऑफ ऑल वुमेन्स कैंसर्स। इंडिया के अंदर ओवेरियन कैंसर टॉप 3 कैंसर में आता है। फर्स्ट नंबर पर हम देख चुके हैं ब्रेस्ट कैंसर, सेकंड नंबर सर्विकल कैंसर, थर्ड नंबर पे ओवेरियन कैंसर आता है। ऑल वुमेन कैंसर्स में से 6.6% के लिए ओवेरियन कैंसर रिस्पॉन्सिबल है। In 2022, India reported 47,333 new ovarian cancer cases and 32,978 death। 2022 में ओवेरियन कैंसर के इंडिया के अंदर 74,333 न्यू केसेस रिपोर्ट किए गए, जिनमें से 32,978 वुमेन का यहाँ पर डेथ होता है। दिस अलार्मिंग फिगर हाईलाइट द ग्रेविटी ऑफ द डिसीज। ये अलार्मिंग फिगर शो करता है कि डिसीज का ग्रेविटी कितना हाई है। व्हाट आर सिम्टम्स ऑफ ओवेरियन कैंसर? ओवेरियन कैंसर के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं? अनलाइक अदर कैंसर्स, ओवेरियन कैंसर प्रेजेंट वोक सिम्टम्स सच एज ब्लोटिंग, pelvic or abdominal pain, loss of appetite, feeling full quickly, and an urgent or frequent need to urine। अदर कैंसर से डिफरेंट ओवेरियन कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो वोक सिम्टम्स होते हैं जो क्लियरली शो नहीं हो पाते हैं, सच एज ब्लोटिंग, pelvic और abdominal पेन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, फीलिंग फुल क्विकली एंड अर्जेंट और फ्रिक्वेंट नीड टू यूरिनेट हो सकता है। अदर साइंस इंक्लूड इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, पर्सिस्टेंट फैटिक हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, पोस्ट मेंस्ट्रुअल वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है। These symptoms are often mistaken for common ailments leading to late diagnosis। ये जितने भी सिम्टम्स हैं ऑफनली कॉमन एलिमेंट्स इनको मान लिया जाता है, जिसकी वजह से लेट डिagnosis इस कैंसर को हो पाता है। विच लाइफ स्टाइल फैक्टर्स आर लिंक्ड टू ओवेरियन कैंसर रिस्क? ओवेरियन कैंसर रिस्क को कौन कौन से लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं जो उसको इंक्रीज कर सकती हैं? Certain lifestyle factors are linked to ovarian cancer risk, such as use of talcum powder in the genital area. Number 2, use of chemical hair product. Number 3, frequent use of hair straighteners, relaxers, or pressing products. Use of talcum powder in the genital area has long been debated with mixed evidence about its potential link to ovarian cancer। जेनिटल एरिया में टेलकम पाउडर का यूज ये अभी भी डिबेटेड इशू है और इसकी वजह से ओवेरियन कैंसर हो सकता है। यूज ऑफ केमिकल हेयर प्रोडक्ट, सम स्टडीज हैव शोन अ पॉसिबल लिंक बिटवीन द प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ हेयर डाइज एंड एन इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। कुछ स्टडीज में शो हुआ है कि प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ हेयर डाइज का अगर प्रोलॉन्ग यूज किया जाता है, इससे ओवेरियन कैंसर का रिस्क इंक्रीज हो सकता है। फ्रीक्वेंट यूज ऑफ हेयर स्ट्रेनर्स, रिलैक्सर्स और प्रेसिंग प्रोडक्ट दैट रिलीज formaldehyde gas, a known carcinogen, may elevate the risk of developing ovarian cancer। हेयर स्ट्रेनर्स, रिलैक्सर्स और प्रेसिंग प्रोडक्ट का अगर फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है तो इसके थ्रू भी ओवेरियन कैंसर हो सकता है, बिकॉज इसके थ्रू फार्माल्डिहाइड गैस, जिसको कार्सिनोजन के नाम से भी जाना जाता है, वो रिलीज होता है और ये ओवेरियन कैंसर के डेवलपिंग के लिए रिस्क पैदा कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। व्हाट इज केयर एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओवेरी कैंसर? ओवेरी कैंसर का क्या ट्रीटमेंट है, किस तरह से केयर किया जा सकता है पेशेंट का? नंबर 1, रेज अवेयरनेस। इससे रिलेटेड अवेयरनेस रेज करना होगा सोसाइटी के अंदर। अर्ली विजिलेंट पर फोकस करना होगा। रेगुलर कंसल्टेशन विद हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ रेगुलर कंसल्टेशन करना होगा। जेनेटिक काउंसलिंग पर फोकस करना होगा। Raise awareness. More awareness related to ovarian cancer can enhance prevention, early detection, and treatment efforts, offering hope to patients and healthcare providers। ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस एनहांस करना होगा सो दैट ओवेरियन कैंसर को प्रिवेंट किया जा सके, अर्ली डिटेक्ट किया जा सके एंड ट्रीटमेंट एफर्ट्स को इंश्योर किया जा सके। इसके थ्रू पेशेंट्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को एक होप जनरेट हो सकता है।
Number two, early vigilant. Healthcare providers must be vigilant when women report persistent symptoms. कोई भी वुमेन अगर persistent symptoms रिपोर्ट करती है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को विजिलेंट हो जाना चाहिए. रिलायबल स्क्रीनिंग टूल अवेयरनेस ऑफ रिस्क फैक्टर्स एंड सिम्टम्स बिकम क्रूशियल. रिलायबल स्क्रीनिंग टूल अवेयरनेस ऑफ रिस्क फैक्टर्स को लेकर अवेयरनेस होना होगा, करना होगा. सिम्टम्स से रिलेटेड अवेयर होना होगा. Number three, regular consultation with healthcare providers and discussions about family history can lead to earlier detection and better management of ovarian cancer. हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ रेगुलर कंसल्टेशंस एंड डिस्कशंस करने होंगे. इस कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस के अंदर कुछ फैमिली हिस्ट्री में अगर किसी को कैंसर, ओवेरियन कैंसर पहले रहा है तो इससे रिलेटेड डिस्कशंस एंड कंसल्टेशन किए जा सकते हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ. नंबर फोर, जेनेटिक काउंसलिंग फॉर वुमेन विद अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर. जेनेटिक काउंसलिंग इज वैल्यूएबल टूल. वुमेन जिनका फैमिली हिस्ट्री में किसी फैमिली को पहले ओवेरियन कैंसर एंड ब्रेस्ट कैंसर रहा है, अगर इसको डिस्कस किया जाता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के साथ तो इससे उस वुमेन के अंदर किसी भी टाइप का कैंसर को प्रिवेंट करने में हेल्प मिल सकती है. दिस प्रोसेस हेल्प आइडेंटिफाई इंडिविजुअल एट रिस्क फॉर हेरिडिटरी कैंसर्स एंड प्रोवाइड्स टेलर्ड गाइडलाइंस ऑन प्रिवेंटिव मेजर्स एंड पोटेंशियल ट्रीटमेंट. प्रॉपर डिस्कशंस एंड कंसल्टेशन के थ्रू हेरिडिटरी कैंसर्स के रिस्क को यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है. थ्रू पर्सनलाइज्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज जेनेटिक काउंसलिंग कैन improve outcomes and help reduce the likelihood of developing ovarian cancer. थ्रू पर्सनलाइज्ड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, इट मीन्स रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज फॉलो करके ओवेरियन कैंसर के डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटी को यहाँ पर रिड्यूस किया जा सकता है. कंक्लूजन, ओवेरियन कैंसर में भी इल्यूजिव बट नॉलेज इज पावर. ओवेरियन कैंसर इल्यूजिव हो सकता है बट नॉलेज इज पावर, एंड नॉलेज होना बहुत जरूरी है. सोसाइटी के अंदर कैंसर से रिलेटेड अवेयरनेस स्प्रेड करना होगा, किस तरह से कैंसर के साथ फाइट किया जा सकता है. During ovarian cancer awareness month, understanding its lesser known facts from subtle symptoms to genetic and lifestyle risks can lead to earlier detection, personalized treatment and preventive strategies. ओवेरियन कैंसर अवेयरनेस मंथ जो कि एवरी ईयर सितंबर में कंडक्ट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है. इस मंथ में सोसाइटी के अंदर जो लेजर नोन फैक्ट्स हैं ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड, उन फैक्ट्स को सोसाइटी के सामने रखना होगा सो दैट सोसाइटी में ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को इससे रिलेटेड फैक्ट्स का पता चल सके. एम्पावर योर सेल्फ एंड अदर्स विद दिस नॉलेज, इट कैन सेव लाइफ. और ओवेरियन कैंसर से रिलेटेड नॉलेज के थ्रू ऑल वुमेन को एम्पावर करना होगा, जिसके थ्रू वेरियस वुमेन का लाइफ यहाँ पर. व्हाट इज पीएम किसान सम्मान निधि योजना? In this article, we will discuss about budget allocation for PM Kisan Samman Nidhi Yojana. So let's discuss the issue in detail. Pradhan Kisan Samman Nidhi. PM Kisan scheme is a central sector scheme which provide income support to all landholding farmers families in the country to supplement their financial need for procuring various inputs related to agriculture and allied activities. PM Kisan scheme एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज को इनकम सपोर्ट प्रोवाइड कराती है कंट्री के अंदर, और इस इनकम का यूज फार्मर एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के लिए इनपुट प्रोक्योर करने में कर सकते हैं. स्कीम है जो डायरेक्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम. पीएम किसान सम्मान निधि एक डायरेक्ट इनकम सपोर्ट DIS प्रोग्राम है. अंडर द स्कीम द एंटायर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज बोर्न बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इस स्कीम के अंडर एंटायर फाइनेंशियल लाइबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बोर्न की जाती है. मोर देन 50% ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर बजट इज एलोकेटेड टू द पीएम किसान स्कीम. डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बजट का 50% बजट पीएम किसान स्कीम के लिए अलॉट कर दिया जाता है. अंडर द पीएम किसान स्कीम ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर फैमिलीज प्रोवाइड द फाइनेंशियल बेनिफिट ऑफ ₹6,000 per annum per family in 3 installment of ₹2,000 each every 4 months. पीएम किसान स्कीम के अंडर
और लैंड होल्डिंग फार्मर्स को ईयरली 6,000 रुपीज 3 इंस्टॉलमेंट में, ईच इंस्टॉलमेंट में 2,000 रुपीज प्रोवाइड कराए जाते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। इस स्कीम के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। सिग्निफिकेंस ऑफ द स्कीम, इस स्कीम का सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर ऑफ इनकम सपोर्ट टू फार्मर, फार्मर को इनकम सपोर्ट यहाँ पर मिलता है, पॉवर्टी एलिविएशन में हेल्प मिलती है, रूरल डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है, बूस्टिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बूस्ट होती है, इक्वल ट्रीटमेंट यहाँ पर इंश्योर किया जाता है। नंबर वन, income support of farmers. Farmers receive direct income support of ₹6,000 annually. It helps them pay for their urgent needs. इस स्कीम के अंडर एनुअली फार्मर्स को यहाँ पर ₹6,000 का सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता है। इस सपोर्ट के थ्रू फार्मर्स की अर्जेंट नीड्स यहाँ पर फुलफिल हो सकती हैं। नंबर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, पीएम किसान प्रोग्राम हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय गिविंग फार्मर्स अ स्टडी इनकम स्पेशली इन रूरल एरियाज वेयर एग्रीकल्चर इज द ओनली सोर्स ऑफ फार्मर इनकम। पीएम किसान प्रोग्राम फार्मर्स की पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प कर सकती है, बिकॉज इसके अंडर इनकम स्टडी इनकम प्रोवाइड कराई जाती है, स्पेशली रूरल एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर फार्मर्स की इनकम का ओनली सोर्स है। उन रूरल एरियाज के फार्मर्स को यहाँ पर इस प्रोग्राम के तहत फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। नंबर 3, रूरल डेवलपमेंट, पीएम किसान इनिशिएटिव इज असेंशियल टू एडवांसिंग रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट को एडवांस करने में इस प्रोग्राम से एसेंशियल सपोर्ट मिल सकता है बाय डायरेक्टली सप्लाइंग कैपिटल टू द रूरल इकोनॉमी, बूस्टिंग स्मॉल एंटरप्राइजेज एंड जनरेटिंग जॉब्स। रूरल इकोनॉमी में डायरेक्टली कैपिटल सप्लाई करके या स्मॉल एंटरप्राइजेस को बूस्ट करके या जॉब जनरेट करके यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट इंश्योर किया जा सकता है। बूस्टिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, विद फाइनेंशियल सपोर्ट फार्मर्स कैन इन्वेस्ट इन हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज, leading to increased agriculture productivity and overall crop yield। इस स्कीम की वजह से एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड ओवरऑल क्रॉप यील्ड को इंक्रीज किया जा सकता है, बिकॉज जो फाइनेंशियल सपोर्ट इस स्कीम के अंडर फार्मर्स को मिलता है, उस सपोर्ट का हाई क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर, इरिगेशन फैसिलिटीज में इन्वेस्टमेंट करने में यूज कर सकते हैं। नंबर 5, इक्वल ट्रीटमेंट, एवरी फार्मर इज पेड इक्वली, एवरी फार्मर को यहाँ पर इक्वल पेमेंट किया जाता है। ईच स्कीम The scheme ensured that every eligible landholding farmer in the country get covered under this flagship scheme। इस फ्लैगशिप स्कीम के अंदर ये इंश्योर किया गया है कि एवरी एलिजिबल लैंड होल्डिंग फार्मर को इक्वली तरीके से कवर किया जाए। दिस इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, द टेबल शो द एलोकेशन फॉर द स्कीम एंड अमाउंट ट्रांसफर्ड इन 2018-19। 2018-19 से जितना अमाउंट एलोकेट किया गया है और कितना बजट इसके लिए रखा गया है उससे रिलेटेड टेबुलर फॉर्म दिया हुआ है। ईयर एलोकेशन, रिवाइज्ड एस्टिमेट, अमाउंट ट्रांसफर्ड। 2018 में देख सकते हैं कि एलोकेशन जो रहा है वो 0 रहा है और रिवाइज्ड एस्टिमेट 20,000 करोड़ रुपीज़ का था, बट यहाँ पर 6,005 करोड़ यहाँ पर ट्रांसफ़र किए गए थे। 2019-20 में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 75,000 का एलोकेशन किया गया था, जिसमें से रिवाइज एस्टिमेट 54,000 का था, 49,000 यहाँ पर ट्रांसफर किए गए थे। 2020 में 75,000 का बजट एलोकेट किया गया था। उसी तरह 2024 में अबाउट 60,000 करोड़ रुपीज़ का बजट यहाँ पर एलोकेट किया गया था। रिवाइज एस्टिमेट यहाँ पर कुछ नहीं है, बट 41,687 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर अभी तक ट्रांसफर किया जा चुका है। द टेबल शो द नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज एट द टाइम ऑफ सेलेक्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट। यहाँ पर कुछ बेनिफिशियरीज का नंबर है। इंस्टॉलमेंट हम देख सकते हैं कि अभी तक टोटल 18 इंस्टॉलमेंट हो चुका है और बेनिफिशरीज हम देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इंडिया के अंदर पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशरीज बढ़ रहे हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की बात की जाए जो कि 2018 दिसंबर में स्टार्ट हुआ है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरी 3 करोड़ से अबव थे। वहीं फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 2020 में 9 करोड़ से अबव हो जाते हैं। नाइन्थ इंस्टॉलमेंट 2021 में 10 करोड़ से अबव हो जाते हैं। उसके बाद 13 इंस्टॉलमेंट में 2022 में इनका जो नंबर है बेनिफिशरीज को बहुत ज़्यादा यहाँ पर अबाउट 2 करोड़ से भी ज़्यादा यहाँ पर बेनिफिशरीज का नंबर कट किया जाता है। 18th इंस्टॉलमेंट जो कि अगस्त 2024 में आई थी, इनमें 9 करोड़ 9.5 करोड़ के आसपास यहाँ पर बेनिफिशरीज शो किए गए।
द टेबल शो द ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स इन 10 स्टेट्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री। कंट्री के डिफरेंट रीजन के 10 स्टेट्स के अंदर ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फंड का कितना किया गया उससे रिलेटेड टेबल है। Since the scheme came into effect in December 2018, the table show number from 2019 as it was the full inaugural year। हम देख सकते हैं कि नंबर ऑफ बेनिफिशरीज सबसे ज़्यादा इस स्टेट के अंदर है, यूपी के अंदर। अबाउट 1,98,00,000 से ज़्यादा नंबर ऑफ बेनिफिशरीज है यूपी के अंदर। 2019-20 का ये डाटा है। उसके बाद इसमें जो अमाउंट डिस्बर्स किया गया था वो 11,006 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पर 2019-20 में डिस्बर्स किया गया था। 2023-24 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूपी में जो बेनिफिशरीज का नंबर है वो 2 करोड़ से ज़्यादा, एडमिट 2,26,00,000 से भी ज़्यादा यहाँ पर हो जाता है। 13,808 रुपीज़ का यहाँ पर बजट एलोकेट किया गया है। सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज यूपी में है, लगभग 2.25 करोड़ के आसपास। उसके बाद हम देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में टोटल नंबर ऑफ बेनिफिशरीज 44 लाख के आसपास है, और राजस्थान में 70 लाख से ज़्यादा है, और महाराष्ट्र के अंदर 96 लाख से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा यूपी, सेकंड नंबर पर महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पर बिहार, और फोर्थ नंबर पर हम देख सकते हैं राजस्थान। इन स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।